के लिए मैथमेटिकली एक एक्सप्रेशन था अपने पास, हैने स्मिथ इक्वेशन, परसेंटेज एनी कैरेक्टर इक्वल टू 16 इंटू चाहिए माइनस चाहिए प्लस 3.5 इंटू चाहिए माइनस चाहिए का स्क्वायर, करेक्ट। तो इस पे हम लोग परसेंटेज यानी कैरेक्टर कैलकुलेट करते थे। नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन नेगेटिव आयन है कौन पॉजिटिव आयन है। That is also based on electronegativity. Strength of bond is decided on the basis of electronegativity. Metallic and non-metallic character, low electronegativity metallic होता है, metal होता है, basic character देता है। electronegativity high है तो non-metallic है, acidic nature देता है। Nature of AOH टाइप कंपाउंड, अगर कोई AOH टाइप कंपाउंड है सर, तो जब आप उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, जब उसे डिसॉल्व करते हैं वाटर में, you get A plus OH minus ion. In that case, this AOH compound is basic in nature. Base होगा ये. If you get AO minus plus H plus in aqueous solution, it furnish H plus ion. Then the compound is acidic in nature. OH minus when attached with metal or polyatomic cation, it is behave as a base. कुछ example थे आपके सामने. और when OH minus with non-metal or acid, non-metal attached with acid, non-metal, then it is एसिडिक इन नेचर। और इसके एग्जांपल में हम लोग HNO2, H2SO4, H3BO3 लिखे थे, जिसे हम आप देख रहे हैं साइड में कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम OH के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं। HNO2 कैन बी रिटन एज NOOH, H2SO4 कैन बी रिटन एज SO2OH का होल ट्वाइस, H3BO3 is written as BOH का whole thrice. So these molecules contain OH ion, but that OH ion is attached with non-metal higher electronegative element. So this OH minus ion furnish H plus ion, not hydroxide ion. So it is an acid. So OH attached with non-metal, then it is acid. क्या बात क्लियर है? चलिए, यहाँ पे आपको यहाँ तक हम लोग प्रीवियस क्लास में कवर कर लिए थे। नीचे हम लिखे हैं कि देखिए A है, O है और H है। A के साथ O अटैच है, O के साथ H अटैच है। हम बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिसाइड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू A का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता हो, हम क्या बोल रहे हैं कि OH किसके साथ अटैच होगा? A के साथ। डिपेंड करता है कि A मेटल है या A नॉन मेटल है। इस बिहाफ पे हम ये बता पाएंगे कि AOH बेसिक होगा या AOH एसिडिक होगा। क्लियर बात है? यही बात थी। तो सर अगर आप डिफरेंस निकालेंगे डेल्टा 2 या डेल्टा 1 जो निकाल रहे हैं, डेल्टा 2 कहने का मतलब कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.5 और A का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम मान लेते हैं कि चाहिए है, तो डेल्टा 2 हो जाएगा 3.5 माइनस चाहिए, ठीक। और ये जो दूसरा बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, उसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, तो डेल्टा 1 इक्वल टू 1.4 आ गया। समझ रहे बात? तो अब ये AO बॉन्ड टूटेगा या OH बॉन्ड टूटेगा, ये डिपेंड करेगा इस वैल्यू पे कि सर अगर डेल्टा 2 का वैल्यू 1.4 से ज्यादा है, समझ रहे हो बात? अगर ये डिफरेंस एटम A और O के बीच का डिफरेंस 1.4 से ज्यादा है, मतलब ये बॉन्ड मेटल के बीच बना हुआ है और ये बॉन्ड टूट जाएगा। मोर पोलर बॉन्ड है OH बॉन्ड के रिस्पेक्ट में और मोर पोलर बॉन्ड है तो ये टूट जाएगा सर और बेसिक होगा ये। अगर डेल्टा 2 का वैल्यू 1.4 से लेस है, इसका मतलब A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, चाहे A का वैल्यू ज्यादा है, चाहे A का वैल्यू ज्यादा है मतलब A नॉन मेटल है, तो AO बॉन्ड जो होगा वो लेस पोलर होगा OH बॉन्ड से। इन दैट केस H वाला बॉन्ड टूटेगा और आप बोलेंगे कि ये एसिडिक होगा। इसको थोड़ा ठीक से दिमाग में बैठाइए इस चीज को, क्योंकि बहुत टाइप से ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। 1.4 एक डिस्क्रीट वैल्यू है और 1.4 के रिस्पेक्ट में हम कंपेयर कर पाएंगे कि AOH बॉन्ड में से कब AO बॉन्ड टूटेगा, कब OH बॉन्ड टूटेगा। तो आप इसको अच्छे से समझ के लिखिए। इफ यू नीड सम एनी कमेंट्स इन उड़िया यू कैन राइट इट। आप यहाँ पे उस कमेंट को लिख सकते हैं, जो भी आप अपने अंडरस्टैंडिंग से समझते हैं उसको लिखिए। कोई जरूरी नहीं है कि नोट्स बिल्कुल वो हमारे हम जैसे लिखे हैं वैसे ही हो। आप जो भी चीज लिखे हैं आपको वो नोट 2 महीना बाद, 6 महीना बाद, साल भर बाद पढ़ने से समझ में आना चाहिए। आप नोटबुक को ऐसे लिखते हैं, ऐसा नहीं कि जो हम लिखे हैं एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे आप। समझ रहे हैं बात? डेल्टा 2 क्या है, डेल्टा 1 क्या है, ये सब चीज आप मेंशन कर सकते हैं वहां पे, नो इशू। सो अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज से अच्छे से लिखिए चीजों को। AOH में AO बॉन्ड टूटेगा या
OH बॉन्ड टूटेगा that can be decided on the basis of polarity of the bond. O और H तो फिक्स है सर, A वेरिएबल है, A कुछ हो सकता है, तो A जो होगा उस पे के बिहाफ पे चाहे A आएगा और चाहे A के डिफरेंस से हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा बॉन्ड टूटना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बोलते हैं, नहीं आ रहा है समझ में? यस सर, आ रहा है समझ में। गुड। सबका आवाज नहीं है जोरदार, मतलब दिक्कत भी है कुछ कुछ। यस सर। आ रहा है? यस सर। यस सर। चलिए तो फटाफट लिखिए, फिर हम लोग नेचर ऑफ ऑक्साइड देखते हैं। ये तो नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड है। आगे बढ़ सकते हैं? सर 1 मिनट। श्वेता क्लास में है आज? या आज भी उसका नेट का इशू है? सर है सर, आज भी नेट का इशू नहीं है। ओके गुड। चलिए चल ही नहीं रहा था नेट। यस सर, डन। डन। सो सिक्स्थ पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ ऑक्साइड। सो पहला 6 में देखें हम लोग एसिडिक ऑक्साइड, ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बेस एंड दिस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर गिव्स ऑक्सी एसिड। ऐसे ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। आई होप आप लोग 9th 10th में पढ़े होंगे कि ऑक्सी एसिड क्या होता है, हाइड्रा एसिड क्या होता है। ऑक्सी एसिड होता है ऑक्सीजन प्लस नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन। ऑक्सीजन होगा, नॉन मेटल होगा और हाइड्रोजन होगा, तो ऐसे एसिड को ऑक्सी एसिड बोलेंगे। एग्जांपल है आपके पास H2SO4, HNO3, HClO4 एक्सेट्रा। हाइड्रा एसिड में सिर्फ हाइड्रोजन होता है और नॉन मेटल होता है, बस ऑक्सीजन नहीं होता उसमें। HCl, HBr, H2S ये सब हाइड्रा एसिड है ना। नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है वो जनरली एसिडिक इन नेचर होता है। तो ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बेस एंड दिस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर गिव्स ऑक्सी एसिड। मतलब CO2 को अगर वाटर में आप डिसॉल्व करेंगे तो आपको कार्बोनिक एसिड मिलेगा। तो ये जो ऑक्साइड्स हैं, ये जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, ये एसिडिक नेचर के होते हैं। सो लेफ्ट टू राइट अगर आप जाएंगे, Na2O अगर बोलिएगा तो बेसिक होता है, मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है। तो लेफ्ट टू राइट अगर आप जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, पीरियड में, तो ऑक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। क्लियर है बात? सो नेचर ऑफ ऑक्साइड, पहला एसिडिक ऑक्साइड, ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विथ बेस, ऐसे ऑक्साइड जो बेस के साथ रिएक्ट करता है, एंड दिस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर गिव्स ऑक्सी एसिड। और ये जो ऑक्साइड होते हैं, इसको वाटर में डिसॉल्व करने से आपको ऑक्सी एसिड मिलता है। तो यहाँ पे हमने दोनों टर्म डिफाइन किया कि ऑक्सी एसिड होता क्या है। तो ऑक्सी एसिड ऐसे एसिड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और साथ में एक नॉन मेटल होता है। तो यहाँ देखिए सल्फर है, यहाँ पे नॉन मेटल नाइट्रोजन है, यहाँ पे नॉन मेटल क्लोरीन है। तो ये सारे ऑक्सी एसिड के एग्जाम्पल हैं। फिर हाइड्रा एसिड क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल। तो हाइड्रा एसिड है। नॉन मेटल के ऑक्साइड जनरली एसिडिक नेचर के होते हैं, उसके एग्जांपल CO2, SO2, SO3, P4O6, P4O10, N2O4, N2O5, ये सारे नॉन मेटल के ऑक्साइड है सर, ये एसिडिक नेचर के होते हैं।
Nature of oxide. क्लियर है यहाँ तक? सर ये जो CO2 देख रहे हैं आप, Yes, sir. this CO2 react with base NaOH to form sodium carbonate plus H2O. तो फर्स्ट पॉइंट यही लिखा गया था कि ये जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं ये बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देते हैं और ये वाटर में डिजोल्व होकर के ऑक्सी एसिड देते हैं। सो सर CO2 को जब आप वाटर में डिजोल्व करेंगे तो यू गेट कार्बोनिक एसिड H2CO3 which is a oxy acid. So CO2 is an oxy acid. Sorry, CO2 is an acidic oxide. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो CO2 कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, ये सोडियम कार्बोनेट दे रहा है, वहां भी कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, 3 2 जा 6 6 - 2 4 +4. सो ये एक नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदल रहा है किसका, किसी भी चीज का. सो ये नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा है सर. नॉन मेटल ऑक्साइड आर जनरली एसिडिक इन नेचर, और जो एसिड होंगे वो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे. हमेशा एसिड बेस सॉल्ट और वाटर नहीं देता है, ये डिपेंड करता है कि एसिड बेस कैसा रिएक्शन है. जैसे अगर आप नॉर्मल एसिड बेस ऐसे देख ले, ब्रोंस्टेड एसिड बेस का रिएक्शन करवाएंगे ना, अगर आप HCl और अमोनिया, आपको पता है कि अमोनिया बेस है और HCl एसिड है, लेकिन अगर आप इस दोनों को रिएक्शन करवाइएगा तो यू गेट ओनली सॉल्ट NH4Cl, वाटर नहीं निकलेगा, है ना. तो ऐसे एसिड बेस जहाँ पे प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन एक्सेप्टर वाला सिस्टम रहता है वहां पे वाटर रिलीज नहीं होता है सर, लेकिन यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर रिलीज हो रहा है. टिपिकल एसिड बेस रिएक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे. और वाटर के साथ डिजोल्व करने पे आपको ऑक्सी एसिड मिलता है. सो CO2 इज एन एसिडिक ऑक्साइड. नॉन मेटालिक ऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड. Next, basic oxide. Oxide which react with acid on dissolving in water form hydroxide. Metal oxide are basic oxide. Na2O, K2O, Rb2O, CaO, MgO, ZnO, ये सारे मेटल के ऑक्साइड हैं. तो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं. इस ऑक्साइड को अगर आप एसिड के साथ ट्रीट करिएगा तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट बनाएंगे. अगर इस ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करिएगा तो ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा. सोडियम ऑक्साइड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करिएगा तो ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा. सर देखिए, सोडियम ऑक्साइड विद वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड विद H2SO4 गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर. सो बेसिक ऑक्साइड क्या है? तो ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ एसिड, तो ऐसे ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होंगे क्योंकि एसिड के साथ बेसिक रिएक्ट करता है, एसिड एसिड रिएक्ट नहीं करता है. एंड ऑन डिसॉल्विंग basic oxide in water it forms hydroxide. Metal oxides are basic oxide. Na2O, K2O, Rb2O, CaO, MgO, ZnO, etc. So sodium oxide can react with H2SO4, gives sodium sulfate and H2O.
Sodium oxide dissolved in water gives sodium hydroxide. So this sodium oxide is basic in nature. क्लियर है बात? नहीं है क्लियर? So next point लिखे हैं हम लोग कि higher is the percentage of oxygen in the oxide. इस ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का परसेंटेज जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा. Higher is the percentage of oxygen in the oxide, more will be its acidic strength. देखिए आप ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ N2O3, N2O4, N2O5 ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स. नाइट्रोजन के ऑक्साइड मतलब नॉन मेटल के ऑक्साइड, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक नेचर के होंगे. तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा, इसका मतलब समझिए कि जब N2O3, N2O4, N2O5 में आप देख रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे इंक्रीज कर रहा है. इंक्रीज ऑक्सीजन का मतलब है कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है सर. N2O3 में 3 2 जा 6, 6 by 2 plus 3, 4 2 जा 8, 8 by 2 plus 4, 5 2 जा 10, 10 by 2 plus 5. So plus 3 plus 4 plus 5 स्टेट में ऑक्सीजन नाइट्रोजन है. अब नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जितना हाई होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा होगा और वो उतना ही ज्यादा एसिडिक बिहेव करेगा. उतनी ज्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, उतना ज्यादा एसिडिक होगा. तो हायर इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द ऑक्साइड, more will be its acidic strength. Order of acidic strength N2O3, N2O4, N2O5. SO2, SO3 में क्या हो जाएगा? SO3 का ज्यादा, ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है, एसिडिक स्ट्रेंथ हाई होगा. क्रोमियम के केस में देखिए Cr2O3, CrO3. Cr2O3 में क्रोमियम प्लस 3 स्टेट में है, CrO3 में क्रोमियम प्लस 6 स्टेट में है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है. तो एसिडिक ऑक्साइड एसिडिक स्ट्रेंथ में किसका ज्यादा होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ CrO3 का. वाटर के साथ ट्रीट करेंगे क्रोमिक एसिड देगा. ध्यान रखने वाली बात यह है कि सर आप जहां जिंक ऑक्साइड को बेसिक बता रहे हो वहीं क्रोमियम ऑक्साइड को आप एसिडिक बता रहे हो, तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखने वाली है. जहां हम मेटल के ऑक्साइड में जिंक ऑक्साइड का एग्जांपल लिए हैं, ZnO लिए है ना, नहीं लिए, वहीं पे क्रोमियम भी डी ब्लॉक एलिमेंट है सर, और क्रोमियम के ऑक्साइड को आप एसिडिक बता रहे हो. और Cr2O3 क्रोमियम डिफरेंट ऑक्साइड दे रहा है, क्रोमिक ऑक्साइड CrO3. CrO3 ज्यादा एसिडिक है इन कंपैरिजन टू Cr2O3. CrO3 को वाटर में डिसॉल्व करिएगा क्रोमिक एसिड देता है, ये एसिडिक बिहेवियर ही है उसका. क्योंकि एसिड जो ऑक्साइड्स होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व किए जाते हैं वो अगर ऑक्सी एसिड दे रहे हैं तो मतलब वो क्या है? एसिडिक ऑक्साइड है. तो ये क्रोमिक एसिड दे रहा है मतलब ये एसिडिक ऑक्साइड है. मैग्नीज में देखिए आप एसिडिक बिहेवियर, मैग्नीज डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है. शायद अब तक तो आप लोगों को याद हो गया होगा ये बात कि Mn+2 से लेकर के Mn+7 तक बनता है. हमने मैग्नीज का डिफरेंट ऑक्साइड लिखा है जो जनरली फॉर्म होता है MnO, MnO2, MnO3, Mn2O7. मैग्नीज +2, +4, +6, +7 स्टेट में है. सो इनिशियल वाले तो बेसिक होते हैं लेकिन फाइनल वाले जो है वो एसिडिक होते हैं. तो जब हमें एसिडिक ऑक्साइड, जब हमें एसिडिक स्ट्रेंथ पूछता है, जैसे अभी हम एक लैंग्वेज बोले थे कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जब हम पीरियड में जाते हैं तो ऑक्साइड की एसिडिक बिहेवियर बढ़ता है. तो हम यहाँ ये तो नहीं बोले ना कि Na2O बेसिक होता है,
अरे एसिडिक होता ही नहीं है, जो बेसिक है वो एसिडिक नहीं होता है। एसिडिक बिहेवियर क्या है उसका, नेग्लिजिबल है, ऐसा तो बोल सकते हैं। जो बेसिक है उसकी एसिडिक बिहेवियर क्या है, नेग्लिजिबल है। तो लेफ्ट से राइट जब हम जाते हैं तो एसिडिक बिहेवियर बढ़ता है। सो कहने का मतलब कि MnO जो है वो तो एसिडिक नहीं है ही नहीं, वो तो बेसिक है। MnO2 बेसिक है, लेकिन जैसे जैसे हम उसके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहुंचने लगते हैं तो उसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक ऑक्साइड होता है। So higher the percentage of oxygen in the oxide, more will be its acidic strength. अरे क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये Yes, फटाफट क्लियर सर। देखिए फटाफट फिर। MnO3 plus H2O HMnO4, मैग्निक एसिड Mn2O7 H2O के साथ HMnO4 देता है। दिस इज पर मैग्निक एसिड। तो जो एसिडिक ऑक्साइड है वो वाटर के साथ ऑक्सी एसिड बनाता है। ये एक बिहेवियर है, ये एक प्रॉपर्टी पर है आप आज कि जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं सर वो वाटर में डिसॉल्व करने पे ऑक्सी एसिड देते हैं। क्रोमिक एसिड दे रहा था CrO3, मैग्निक एसिड, पर मैग्निक एसिड, H2MnO4 MnO4 HMnO4। ठीक है ना? नाम वाम और फॉर्मूला लेकर के कोई ज्यादा परेशान मत होइएगा। जब कभी इसमें कभी टाइम मिला तो हम नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड्स का एसिड का नोमेनक्लेचर देखेंगे कि इनऑर्गेनिक एसिड को कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं। बहुत आसान सा चीज है, आसानी से याद रह जाता है ना? तो कोई इतना परेशान होने का जरूरत नहीं है, बस केवल एक रेफरेंस एसिड याद रखना होता है। जैसे H3PO4 का नाम क्या है बताओ? Phosphoric acid. फॉस्फोरिक एसिड। इधर ऑक्सीजन का नंबर कम करो, इधर ऑक्सीजन का नंबर बढ़ाओ, तो इधर एक ऑक्सीजन कम कर दोगे तो अस होता है। H3PO3 क्या होता है? फास्फोरस एसिड। एक और ऑक्सीजन कम कर दोगे तो हाइपोअस होता है। तो H3PO2 का नाम क्या होता है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। एक ऑक्सीजन बढ़ा दोगे तो H3PO5 ये होता है पर फॉस्फोरिक एसिड। एक और ऑक्सीजन बढ़ा दोगे तो हाइपर फॉस्फोरिक एसिड। समझ रहे हो बात? तो कोई खतरनाक बात नहीं है। इसको तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो और एक H2O निकाल दो तो बनता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ये कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, 6 में से 2 निकल गया तो 4, H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड। और सिर्फ इसमें से 2 से मल्टीप्लाई मत करो, सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स में से H2O निकाल दो। अब अगर वो ऑक्सी एसिड बचता है, कितना बचेगा? HPO3। ये होता है मेटाफॉस्फोरस फॉस्फोरिक एसिड। समझ रहे हो बात? तो अपना टेक्निक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना परेशान होने का बात नहीं है। कभी टाइम मिला तो इनऑर्गेनिक एसिड का नोमेनक्लेचर देखेंगे कैसे होता है, तो आराम से हो जाता है, कोई इतना परेशान नहीं होना है। इतना फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, कैसे है, ये है ना, ये है वो है नहीं है। ठीक है ना सर? पांचवा देखिए आपका बेसिक ऑक्साइड है Na2O CO2 CuO N2O5 Li2O। अगर इसमें हमें ABCDE ऑर्डर लिखना है तो ऑर्डर देखिए, Na2O बेसिक होगा, Li2O भी बेसिक होगा, CuO जो है और N2O5 जो है वो एसिडिक ऑक्साइड है। और एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा? तो N2O5 का एसिडिक स्ट्रेंथ CO2 से ज्यादा होगा। तो Na2O देन
Li2O, then CuO, then CO2, then N2O5. एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर में? तो सर जो हम जनरल ऑर्डर लिखना चाहेंगे तो जनरल ऑर्डर कुछ इस टाइप से होगा सर कि लेफ्ट टू राइट इन पीरियड एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस। मतलब मेटालिक टॉप टू बॉटम क्या होता है? मेटालिक बिहेवियर इंक्रीज करता है, और मेटेलिक बिहेवियर इंक्रीज करेगा तो हमें पता है कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। जितना ज्यादा अच्छा मेटल होगा उसका ऑक्साइड उतना अच्छा बेस होगा। नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है एटम एलिमेंट का। करेक्ट है ना? सो लेफ्ट टू राइट इन पीरियड एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। क्या लगता है पीरियोडिक टेबल में और कुछ बचा हुआ है क्या? आप लोग एनसीईआरटी रीड करते हैं? यस सर। तो क्या लग रहा है कुछ टॉपिक बचा हुआ है और? सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अरे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। डेल्टा एच ई जी वही लिखे थे। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नहीं पढ़े क्या? डेल्टा एच ई जी इलेक्ट्रॉन की। हाँ चलो एक आध क्वेश्चन करवा देते हैं आपको उस पे। और बताइए। इग्नस इंथैल्पी, अंकित कुमार, ये एनसीईआरटी में गिवन है क्या? इग्नस इंथैल्पी। एसिडिक ऑक्साइड देखे हम लोग, बेसिक ऑक्साइड देखे, थर्ड देख रहे हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। ये न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होता है? ऑक्साइड विच नाइदर रिएक्ट विथ एसिड नॉर रिएक्ट विथ बेस, कॉल्ड न्यूट्रल ऑक्साइड। जैसे N2O, NOCO। अब ये जो चीजें हैं ना ये आपको याद ही रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे और आप बोलेंगे कि सर ये तो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन था, इनऑर्गेनिक तो हमको याद ही नहीं रहता है। पीरियोडिक टेबल से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं इनऑर्गेनिक के, है ना? पूछ देता है व्हिच वन इज एसिडिक ऑक्साइड और 4 ऑप्शन दे देगा। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल को ठीक से पढ़े हैं, एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स, उसमें एनसीईआरटी में जो आपको दिया रहता है कंपाउंड एग्जांपल में, मोस्टली वहीं से एग्जांपल होता है, उसका ऑप्शंस होते हैं। तो इसीलिए एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़िए दोस्त। बिना एनसीईआरटी आप बिल्कुल एकदम अधूरा है, कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़िए, सबका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। न्यूट्रल ऑक्साइड, ऑक्साइड विच नाइदर रिएक्ट विद एसिड नॉर विद बेस, कॉल्ड न्यूट्रल ऑक्साइड। N2O, NOCO न्यूट्रल ऑक्साइड है ये। आप लोग एनसीईआरटी का एटॉमिक स्ट्रक्चर, आई डोंट नो कि आप लोग कंप्लीट एक्सरसाइज बनाए या नहीं, उसमें 63 के आसपास क्वेश्चन गिवन है या 67 के आसपास। आपको वो सारे क्वेश्चंस करने थे। हाँ आई डोंट नो कि आप सारे लोग किए या नहीं किए। और एनसीईआरटी के बुक में जब आप 10-12 क्वेश्चंस के बाद आगे पहुंचते हैं ना एक्सरसाइज में, तो सारे क्वेश्चंस बहुत लो लेवल के नहीं है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं वहां पे। जब आप लास्ट में पहुंचते हैं तो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वहां पे। तो आपको करना चाहिए उस बुक को पहले। तो वो सब लोग ऑनेस्टली करते नहीं है, ऑनेस्टली पढ़ाई नहीं कर रहे हैं सब लोग। बस यहाँ से थ्योरी पढ़े, थोड़ा नोटबुक पढ़े, ज्यादा मन किया तो कभी पलट लिए, नहीं तो नहीं पलटे। जो भी टॉपिक यहाँ से पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल अगर पढ़े हैं, अब तो एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है। टॉपिक वाइज आपको चाहिए था कि एनसीईआरटी से भी उसे कंप्लीट करना है हमें। जो टॉपिक यहाँ पढ़े उसी को एनसीईआरटी में देखिए कि उसमें कितना दिया है, हम कितना पढ़े हैं। अगर ज्यादा पढ़े हैं तो ओके है, कम पढ़े हैं तो ओके नहीं है। एनसीईआरटी में कुछ ज्यादा दिया हुआ है तो कुछ ज्यादा पढ़ना, ये जरूरी है पढ़ना।
तो उसको पढ़ेंगे। गलती से कोई चीजें स्किप नहीं होना चाहिए, जनरली नहीं होता है स्किप, बहुत ज्यादा डिटेल है ये, इससे ज्यादा नहीं है एनसीईआरटी में। फिर भी अगर कभी बाय मिस्टेक अगर कोई चीजें रह जाती है तो आपको बताना चाहिए। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, अच्छा आयोनाइजेशन इंथैल्पी को आप इग्निशन इंथैल्पी लिख दिए थे, सॉरी सर, आयोनाइजेशन इंथैल्पी ये टॉपिक, अच्छा इग्निशन इंथैल्पी को आयोनाइजेशन लिख दिया था ऐसा। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी तो हम लोग पढ़े हैं ना, नहीं पढ़े? मिस टाइप था, अच्छा अच्छा, चलिए अब तो परेशान कर दिए मिस टाइप करके। इग्नस इंथैल्पी ये क्या चीज है? चलो कोई बात नहीं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो ऑक्साइड which react with acid as well as base called amphoteric oxide। बेरिलियम के ऑक्साइड, टिन के ऑक्साइड, गैलियम के ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ये सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं सर। बेसन लगाते हैं ना, गाल पे लगाते हैं, यहाँ जीभ पे भी लगा लिए, कोई दिक्कत नहीं है, खा भी सकते हैं, जहर तो है नहीं। बेसन गाल जीभ पर, इसके जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, बेरिलियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, गैलियम ऑक्साइड। क्लियर? Yes, sir. sir. Oxide which react with acid as well as base called amphoteric oxide। हो गया रेड ऑन यहाँ तक? Yes, sir. देखिए जिंक ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और जिंक ऑक्साइड बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। जिंक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ZnCl2H2O बनाता है। जिंक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो देखिए सोडियम जिंकेट प्लस H2O बना रहा है। तो ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है सर, और ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। जब ये एसिड के साथ आता है तो बेसिक बिहेवियर शो करता है, जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एसिडिक हो जाता है। सो गोज इनटू एनायनिक पार्ट, केटायन ZnO, ZnCl2 बनाता है, H2O देता है। NaZnO2 H2O निकलता है। रिएक्शन को बैलेंस करना चाहेंगे आप तो शायद यहाँ पे 2 लग जाने से बैलेंस हो जाता है क्या? नहीं होता है, नहीं होता है। बैलेंस कर लीजिए इसको, यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 अगर कर लें और यहाँ पे 2, तब बैलेंस होगा क्या? नहीं होगा, नहीं, हाइड्रोजन 4 हो गया ना, तो यहाँ 2 करना पड़ेगा। तो 2 2 4 2 6, 4 2 6 हो जाएगा, ठीक। तो 2 4 2 2 में अगर ये बैलेंस हो रहा है तो अगर हम 2 कॉमन कर लेते हैं तो 2 और 1 2, यहाँ 2 लगाने से बैलेंस होना चाहिए, क्यों नहीं है? ऑक्सीजन 3 हो रहा है तो बैलेंस था, तो 2 4 2 से हो रहा है तो 2 से क्यों नहीं होगा? यहाँ 2 कर लीजिए बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं है। सो ZnO एम्फोटेरिक होता है सर, करेक्ट? Yes, sir. एज अ क्वेश्चन कर लीजिए इसको। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते थे तो जो एनर्जी रिलीज होता था उसको बोलते थे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, डेल्टा एच मेजर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी भी एटम के आइसोलेटेड स्टेट के लिए डिफाइंड है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम बॉन्डेड बाय कोवैलेंट बॉन्ड।
जब A किसी दूसरे एलिमेंट से बॉन्ड होता है तो उस केस में इस A का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन होता है कि इसकी कितनी ताकत है, इस B के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा इसका ताकत है इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का. So it is the tendency of attracting the shared pair of electron towards itself. So it is the property of an atom bonded by covalent bond. But electron affinity is what? It is the property of an isolated gaseous atom. It is defined for an isolated gaseous atom. तो पहला डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का. दूसरा डिफरेंट है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एन आइसोलेटेड इज एन absolute value, it has absolute value, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल है, इट इज रिलेटिव वैल्यू. थर्ड पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैज यूनिट, इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल में मेजर करते हैं, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट डज नॉट हैव एनी यूनिट. आई होप हम आपको बताए थे ये बात सही है नहीं है? यस सर सही. ये थे ना हम Yes, लोग कि sir. फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, हम अब्स्ट्रक्ट वैल्यू जो है वो 4 लेते हैं, लेकिन उस 4 का कोई यूनिट नहीं है ना. So electronegativity does not have any unit. Electron affinity has unit. These are the three difference between electron affinity and electronegativity. क्योंकि sometimes हमें confusion होते रहता है कि F माइनस, ये जब F माइनस से डिफाइन है तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हो रही है, लेकिन फ्लोरीन अगर किसी बॉन्डेड कहीं बॉन्डेड है और वहां पे इसकी बात की जा रही है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है. Difference between electron affinity and electronegativity. कंप्लीट राइट डाउन हो गया? यस सर. Yes, sir. सबका हो Yes, गया? sir. ओके. ऑनेस्टी मतलब इज अ बेस्ट पॉलिसी. क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखिए इसको. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ गैसियस ऑक्सीजन एटम इज प्लस 140 किलोजूल पर मोल and of gaseous O minus ion is minus 740 kilojoule per mole. Calculate energy observed in the formation of oxide ion from gaseous oxygen atom. बस आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ ये टेस्ट करना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से का आप लिटरल मीनिंग क्या समझते हैं. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ गैसियस ऑक्सीजन एटम इज प्लस 140 किलोजूल पर मोल and of gaseous O minus ion is minus 740 kilojoule per mole. Calculate energy absorbed in the formation of oxide ion from gaseous oxygen atom. कीजिए तो फटाफट बताइए तो आंसर क्या होगा. सदा वनबर एक आंसर आया. Anyone else? श्वेता सिंह चेक कीजिए. देखिए ऑक्सीजन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू है वो 140 किलोजूल पर मोल है. इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ गैसियस ऑक्सीजन एटम इज 140 किलोजूल पर मोल. O माइनस है जो कि
O2 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, तो 740 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो डेल्टा H जो है वो पॉजिटिव प्लस 740 किलो जूल पर मोल होगा। सो ऑक्सीजन, गैसियस ऑक्सीजन से ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा, तो कितना एनर्जी गेन या लॉस होगा, या डेल्टा H चेंज इन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कितना होगा, चेक कीजिए जरा। क्या हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के केस में ये चीज पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, द एनर्जी रिलीज्ड ऑन एडिंग अप वन मोल इलेक्ट्रॉन, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता था वो प्लस में होता था। ए जब कोई गैस है जो कि एक इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन गेन करके ए माइनस गैस में कन्वर्ट होता था, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज होता था, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। सो व्हाट इज डेल्टा एच जी, इलेक्ट्रॉन ईजी होता है एक्चुअली, इस जी को हम लोग ईजी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यही होता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो व्हाट इज डेल्टा ईजी, डेल्टा ईजी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सर ऐसा क्यों, माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों, माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसलिए क्योंकि आप समझिए एक गैसियस एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ए माइनस में कन्वर्ट हुआ और कुछ एनर्जी रिलीज किया। ये जो एनर्जी रिलीज्ड है ये कहां से आया, कहने का मतलब है कि जो ए माइनस की एनर्जी है और जो इस ए की एनर्जी है, इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और गेन। तो इसका मतलब है कि ए माइनस की एनर्जी ए से कम है, तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी था वो हीट के फॉर्म में रिलीज हो गया। समझ रहे हैं बात, तो इसका मतलब हुआ कि ए की एनर्जी ए माइनस से ज्यादा है। ये एक इलेक्ट्रॉन आप गेन किए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है सम अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुआ है जिसको आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल रहे हो। और सर इंथैल्पी चेंज क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है, तो ये होता है कि सर इस दोनों के बीच का जो एनर्जी चेंज है, डेल्टा एच मतलब होता है इंथैल्पी, डेल्टा एच मतलब होता है इंथैल्पी ऑफ ए माइनस माइनस इंथैल्पी ऑफ ए, मतलब इसकी एनर्जी माइनस इसकी एनर्जी, तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, तो माइनस करेंगे तो निगेटिव में आएगा। तो इसीलिए डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, जब आप ये प्लस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखते हैं तो डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इक्वल टू माइनस ऑफ ई। ये बात हुई। सक्सेसिव एफिनिटी में हम लोग पढ़े थे कि दूसरा और तीसरा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जब हम करने लगते हैं तो वो क्या होने लगता है, निगेटिव होने लगता है, इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी रिलीज होने के बजाय एक्सेप्ट करने लगता है एनर्जी। क्यों ऐसा, ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने लगता है। ऑन एडिंग वन मोर इलेक्ट्रॉन टू एन एनायन there is a repulsion between the negative charge electron and anion, so in order to counter the repulsive force energy has to be provided to the system and have second electron affinity is always positive. So delta H of second electron gain enthalpy is positive. बस इसी चीज को यहाँ यूज किया गया है दोस्त। देखो, इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy of gaseous oxygen atom is plus 140 kilojoule per mole. So मतलब डेल्टा H of electron gain enthalpy is minus 140 kilojoule per mole. जब आप O माइनस में एक इलेक्ट्रॉन फिर से ऐड करेंगे तो O2 माइनस ऑक्साइड आयन, इसको बोलते हैं ऑक्साइड, O2 माइनस को बोलते हैं ऑक्साइड आयन, तो ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा। सो इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy is minus 744, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is minus 740 kilojoule per mole. So delta H of electron gain enthalpy is plus 740 kilojoule per mole. So what is the difference? So ऑक्सीजन को अगर डायरेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन दिया जाए, मतलब दोनों इक्वेशन को आप सिंपली ऐड कर दीजिए, तो ये इंटरमीडिएट वाला टर्म कैंसिल हो गया, O माइनस कैंसिल हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ऐड होकर के 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। सो O गैस जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो O2 माइनस में कन्वर्ट हो गया। दोनों को एनर्जी को भी ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिएगा, माइनस 600 किलोजूल पर मोल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगा। डेल्टा Hg, डेल्टा H ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू 600 किलोजूल पर मोल पॉजिटिव आएगा। बोलिए क्या क्लियर है ये चीज या कोई दिक्कत है? भाई साहब बताइए, कोई समस्या? Yes, sir. No, sir. समस्या? नो सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए आप इसको, आप अपने में क्वेश्चन 2 कर लीजिए। आपको आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड का ऑर्डर बताना है ऑक्सीजन नाइट्रोजन एटम के लिए, ऑक्सीजन के लिए और नाइट्रोजन एटम के लिए।
समझ में आ रहा है? पहले फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी समझते हैं ना? मतलब आपको O माइनस N माइनस में आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी यही होगा, कंपेयर करना है किसका ज्यादा किसका कम, और O2 माइनस N2 माइनस में कंपेयर करना है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी IE1 एंड IE2 ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जल्दी से कंपेयर करिए और बताइए क्या आंसर होगा। कीजिए फटाफट, कंपेयर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। आप लोग ट्राई किए, देखिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4। जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है उस केस में, नाइट्रोजन के केस में हाफ फील्ड ऑर्बिटल है ये, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी पहला जब हम करेंगे तो n ग्रेटर देन O होगा। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो क्या होगा कि O माइनस में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आएगा और इसमें तो 2p2 आ जाएगा, कोई स्पेशल स्टेबिलिटी नहीं आएगा। तो IT2 जो होगा वो ऑक्सीजन का ज्यादा होगा नाइट्रोजन से। क्या आप लोग यही किए थे या कुछ और किए थे? यस सर। यही किए थे सब लोग? ऐसा कैसे हो सकता है? गलत कोई नहीं किया था, सब सही किया था। श्योर? सर हम तो क्वेश्चन ही लिख रहे थे। अच्छा, कुछ लोग क्वेश्चन ही लिख रहे थे। क्या भाई साहब, एक लाइन का क्वेश्चन लिखने में इतना टाइम? कंपेयर आयोनाइजेशन एनर्जी 1 एंड आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सो फर्स्ट आईपी, आयोनाइजेशन एनर्जी बोले या आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोले, सेम बात है। हम लोग इसको काफी डिटेल में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े थे। पोटेंशियल रिक्वायर्ड और एनर्जी। हाँ जी बोलिए। सो IE और IP लिटरली मीनिंग डिफरेंट है, बट दोनों ही चीज सिमिलर ट्रीट होता है। अच्छा, सो IE और IP दोनों ही आपका सिमिलर चीज है सर। सो आयोनाइजेशन पोटेंशियल वर्ड भी अगर यूज करता है तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, यही चीज होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है, याद ना हो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पलटिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम दोनों ही टर्म्स को वेल डिफाइंड किए थे विद एग्जांपल। क्लियर? यस सर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यस सर। देखते हैं इधर केमिकल बॉन्डिंग या फिर अगर पीरियोडिक टेबल का कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो क्वेश्चन, अदरवाइज केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। ओके सर। ओके, ओके सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय गाइस। बाय सर। आ रहा नहीं है ना आवाज, पता नहीं क्यों।